एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 बिहार बोर्ड का बुक जो है हिंदी का, उसी का यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास है, इसे कवर लगा हुआ है। गोदली भाग 2 है क्लास 10 का हिंदी का चैप्टर 8 का। आज की इस वीडियो में इसकी व्याख्या किया हूँ, चैप्टर के बारे में बताया हूँ, लेखक के परिचय के बारे में बताया हूँ कि कहाँ जन्म हुआ था, कितने भाई बहन थे, कहाँ पर रहते थे, कौन उनके गुरुजी थे, सभी के बारे में डिस्कस किया हूँ। बहुत अच्छी तरीके से समझाया हूँ। इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 नंबर का कम से कम 7 नंबर का क्वेश्चन रहता है, इसलिए इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा। इसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप पर। आपको व्हाट्सएप नंबर जो है इस वीडियो के बीच में हम दे दिए हैं, जा करके आपको नोट करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो चलिए ले चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां से हम आपको बताते हैं इस चैप्टर यानी चैप्टर 8 जीत जीत में निरखत का पूरा सारांश, चैप्टर के बारे में, लेखक परिचय के बारे में, क्वेश्चन आंसर, व्याख्या, सब चीज के बारे में बताया। हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से इस चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 8 क्लास 10 हिंदी का बिहार बोर्ड के लिए है, जीत जीत में निरखत हूँ। इसके लेखक का नाम है पंडित बिरजू महाराज और जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ में। हम आपको बताएंगे कि इसमें यह अपने माता पिता के अंतिम संतान थे। पंडित बिरजू महाराज अपने माता पिता के सबसे छोटे संतान थे। 3 बहनों के लंबे अंतराल के बाद इनका जन्म हुआ था, यानी इनके ऊपर 3 बहनें थी, 3 बहनों के बाद इनका जन्म हुआ था। जीत जीत में निरखत पंडित बिरजू महाराज की शिष्या रसीम वाजपेयी से हुई बातचीत का संपादित अंश है, यानी ये बातचीत हुआ था ना, उसी के बारे में इसको लिखा गया है। पाठ का सारांश देखिए। जीत जीत में निरखत हूँ में साक्षात्कार के माध्यम से पंडित बिरजू महाराज की जीवनी, उनका कला प्रेम तथा नृत्य कला के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धि पर प्रकाश डाला गया है। बिरजू महाराज के जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के जफरी अस्पताल में हुआ था। यह अपने माता पिता के अंतिम संतान थे। इनका जन्म 3 बहनों के लंबे अंतराल के बाद हुआ था। इनके जन्म के समय इनके माता की उम्र 28 वर्ष के करीब थी तथा बड़ी बहन 15 साल की हो गई थी। जब ये जन्म लिया तो इसकी बड़ी बहन 15 साल की हो गई थी, तब पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। इनके पिता प्रख्यात नर्तक थे। नर्तक का मतलब होता है कि नचनिया, नाच करने वाला को बोला जाता है, डांसर को बोला जाता है। इन्हें नृत्य कला विरासत में मिली थी। विरासत का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी से मिलते हुए आ रहा है, उसको विरासत बोलते हैं। यह अपने पिताजी के साथ रामपुर के नवाब के दरबार में नृत्य कार्यक्रम में जाया करते थे। ठीक है, कहाँ जाया करते थे? नृत्य के कार्यक्रम में जाया करते थे। 6 साल की उम्र में ही बिरजू जी नवाब साहब के प्रिय हो गए थे। ठीक है, नवाब साहब थे उनके प्रिय, मतलब उनको पसंद आने लगा, उनका फेवरेट स्टूडेंट हो गया था। इसलिए उन्हें अपने पिता के साथ वहाँ जाना पड़ता था तथा नाचना पड़ता था। मतलब पिता के साथ जाता था, वहाँ पर नाचता था। वहाँ पर वो मालिक जो था वो सोचता था बहुत अच्छा नाच रहा है। इतनी कम उम्र में इनकी तनख्वाह निश्चित कर दी गई, यानी इतना कम उम्र में था, फिर भी जो है वहाँ पर इसका मालिक जो था कहा कि इसको लेकर के आओ, हम हर महीने इसको कुछ रुपया हम देंगे। इस नौकरी से छुट्टी पाने की इच्छा प्रकट की तो नवाब साहब ने फरमान जारी कर दिया कि यदि लड़का नहीं रहेगा तो पिता को भी नौकरी से हटा दिया जाएगा। अब पिता सोचा कि अगर हम इस लड़का को नहीं रखेंगे तो फरमान ने क्या किया, फरमान का नवाब साहब जो था वो फरमान जारी कर दिया कि सुनो, अगर ये लड़का यहाँ पर काम नहीं किया, यहाँ पर डांस नहीं किया, तो हम तुमको भी नौकरी से हटा देंगे। लड़का है तो तुमको रखेंगे, नहीं है तो नहीं रखेंगे। इस आदेश से पिताजी ने खुश होकर हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाया, ठीक है, तथा मिठाइयाँ भी बांटी कि देखो आज हमारा बेटा की वजह से हमारा नौकरी है। बाप जो है ना बहुत खुश कब होता है? जब बेटा की वजह से उसको पहचाना जाता है। लोग सब कहे देखो ना फलाना के बाप जा रहा है, तो उस स्थिति में उस बाप को बहुत गर्व होता है। समझ में आया कि आज हम अपने बेटा की वजह से पहचाना जा रहे हैं। पंडित बिरजू महाराज के पिता भी यहाँ पर इसी तरह से खुश हुए, क्योंकि उसके पिताजी को लगा कि हमारा बेटा में इतना टैलेंट हो गया है कि हमारे बेटा की वजह से आज हम यहाँ हैं। अगर बेटा हमारा नहीं काम करेगा तो हमारा भी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कि उसको जो टाइप का बनाना चाहता था उस टाइप का वो बन गया था। समझ में आया? बिरजू महाराज कहते कि उन्हें नृत्य कला की तालीम कुछ क्लास में कुछ लोगों द्वारा कहते सुनते तथा देखकर सीखा। यानी कि जैसे कि महाभारत में क्या था, वो जिसका उठा कर जाता है एकलव्य जो अपने गुरु की प्रतिमा सामने खड़ा करके ही सीख लेता है, उसी तरह से बिरजू महाराज का भी दिमाग था, खाली देखते हुए सीख लिया है, देखते हुए। इसके साथ ही जहाँ जहाँ पिताजी जाते थे उनका साथ जाया करता था और कार्यक्रम में भाग लेता था।
पिता की मृत्यु 54 साल की उम्र में लू लगने के कारण हो गई। वे सहनशील व्यक्ति थे, अपना दुख किसी को कहना पसंद नहीं करते थे। वे अति प्रिय व्यक्ति थे। पिता की मृत्यु के बाद माँ को दुखी देखकर उदास रहने लगा, क्योंकि उनके मरते ही खराब दिन शुरू हो गए। भोजन वस्त्र का घोर अभाव हो गया। शंभू चाचा के शौकिया मिजाज के कारण कर्ज में डूब गया। इसके शंभू चाचा थे, खूब शौकिया मिजाज रखता था, खूब दारू पीता था, खूब इधर उधर जाता था, खूब लड़की सबके मतलब खूब जेब आने से अपना करता था, खूब संपत्ति बेच लिया था। उसी समय चाचा जी के 2 बच्चे की मृत्यु भी हो गई। बच्चों की इस मृत्यु से हताश होकर वे अम्मा के डाइन कहने लगे। अरे जब बच्चा मर गया तो इसी की अम्मा का डाइन करने लगे, तू डाइन से, तू डैनिया से, तू हमारे बच्चा के खा गई। गांव समय अक्सर देखा जाता। इसलिए मैं माँ को लेकर नेपाल चला गया। इसके बाद मुजफ्फरपुर गया। फिर अम्मा बॉस बरेली ले गई, क्योंकि वहाँ नाचेगा तो इनाम मिलेगा। ठीक है, इसकी माँ पहले इसके साथ नेपाल गया, मुजफ्फरपुर गया, फिर आया बरेली। ठीक है ना, बॉस बरेली में ले गया कि इसकी माँ बोली कि तुम नाचेगा ना तो कुछ इनाम उनाम मिलेगा। ऐसी हालत में आर्य नगर में 50 रुपये के 2 ट्यूशन की। ठीक है, इस प्रकार 50 रुपये में काम करके किसी तरह पढ़ता रहा। सीताराम नामक लड़के को डांस सिखाता और उन्हें पढ़ा देता था। यानी 50 रुपये का ट्यूशन करता था। उस समय ज़माने में 50 रुपये में 2 ट्यूशन कराता था। ठीक है, अर्थाभाव में ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाई, नौकरी भी नहीं मिलती थी। पिताजी के समय से ही चाचा जी अलग रहते थे। दादी के साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं था, दादी उसको मानती नहीं थी। 14 साल की उम्र में पूरे लखनऊ आ गया और कपिला जी के सहयोग से संगीत भारती में काम करना आरम्भ कर दिया। वहाँ निर्मला जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कथक डांस करने की सलाह दी। मैंने नौकरी छोड़कर भारतीय कला मंदिर में क्लास करने लगा और पूरे मन से तालीम सीखी। मेरी तालीम देखकर महाराज की तरफ वहाँ की लड़कियाँ आकर्षित होने लगी। यानी तालीम दे करके महाराज जो था, महाराज की तरफ लड़की सबको अट्रैक्टिव होने लगा, यानी आकर्षित होने लगा। ऑल बंगाल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुआ, कंपटीशन हुआ। कलकत्ता के नाच मेरे भाग्य दो की वहाँ काफ़ी प्रशंसा मिली। जब ये नाचा तो खूब प्रशंसा मिला कि वाह कितना मस्त नाचा है। तमाम अखबारों ने मेरे कार्यक्रम की प्रशंसा की। ईश्वर की कृपा से कलकत्ता, मुंबई, मद्रास सभी जगह मेरी इज्जत होने लगी। 27 साल की उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। 27 साल की उम्र में इसको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया। मैं जर्मनी, जापान, हांगकांग, लाओस, बर्मा की यात्रा की, लेकिन एक बार अमेरिका में 2-4 जगह कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो एक जगह वहाँ हाँफते हुए एक आदमी ने मेरे पास आया। मैंने कहा मेरे साथ फ़ोटो खिंचाना है क्या तुम्हें? यस यस। अब लड़का बहुत बेहाल हो गया कि हाँ हाँ सर, हाँ फ़ोटो खिंचाना है, सेल्फी एगो सेल्फी एगो सेल्फी। इस प्रकार पाकिस्तान में कोई खातून थी, पूरे हॉल में उनकी आवाज़ आई, सुल्हान अल्लाह सुल्हान अल्लाह। सुहान अल्लाह होता है ना, सुहान अल्लाह। मतलब मेरे नाच के आशिक बहुत है, मेरे आशिक भी है, मतलब कोई अच्छा के लिए करता है। बिरजू महाराज कहते हैं कि मुझे ऊंचाई तक ले जाने में अम्मा का बहुत बड़ा हाथ है। वही बुजुर्गों की तारीफ करके मुझे उत्साहित करती थी, वही बाकी में गुरु और माँ थी। तो इस चैप्टर का जो समरी था वो हो गया। अब इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम तुमको बता देते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। चैप्टर क्वेश्चन है, ठीक है। बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी जीत जीत में निर्खत हूँ। क्वेश्चन आंसर बोध और व्यास जैसे पाठ के साथ है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था। तो लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था और बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था। रामपुर में बिरजू महाराज काफ़ी दिन रहे भी थे। यानी बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था, लेकिन उसकी 3 गो बहन था। 3 गो बहन के जन्म जो है रामपुर में हुआ था और रामपुर में बिरजू महाराज बहुत दिन तक अपना जीवन यापन किया था। रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया क्योंकि महाराज जी 6 साल की उम्र में नवाब साहब के यहाँ नाचते थे। ठीक है। अम्मा परेशान थी। बाबूजी नौकरी छूटने के लिए हनुमान जी का प्रसाद मांगते थे, यानी नौकरी छूटने के लिए कि हमारा बच्चा अगर इसमें काम करेगा, यहाँ पर रहेगा, वैसे हमारा बच्चा तो टैलेंटेड है, लेकिन अगर यहाँ पर हमारा बच्चा नाच करेगा तो हमारा बच्चा का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा। नौकरी से जान छूटी, इसलिए हनुमान जी को प्रसाद भी चढ़ाया गया। ठीक है। नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज की संस्था से जुड़े और वहाँ किनके संपर्क में आए? तो पहले उन्होंने निर्मला जी के स्कूल दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े। ठीक है। वहाँ वे कपिला जी, लीला कृपलानी आदि के संपर्क में आ गए। किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था? कलकत्ता में बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। इसमें शंभू महाराज, चाचा जी और बाबूजी दोनों नाचे थे, यानी शंभू चाचा, इसके पापा और ये तीनों नाचे थे। तो उस स्थिति में इसमें क्या हुआ, बिरजू महाराज लड़का था, देखा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। गांव समय भी देखेगा ऑर्केस्ट्रा वगैरह या नाटक वगैरह होता है
तो बच्चा को सबसे पहले पुरस्कृत किया जाता है। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय थे। बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी ही थे, उनके पापा ही उनको सिखाए थे। वे अच्छे स्वभाव के थे, वे अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे, उन्हें कला से बेहद प्रेम था। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे उसी समय बाबूजी की मृत्यु हो गई थी। यानी 6 साल में तो नौकरी वोकरी छोड़ उनके चला आया था, वहाँ से काम करने लगा। 9 साल की उम्र में इसके पापा की मृत्यु हो गया, तो इसकी माँ के साथ क्या किया, वहाँ से निकला और गाँव मतलब नाचने लगा, ट्यूशन कराने लगा, बच्चे को पढ़ाने लगा। महाराज को तालीम बाबूजी ने ही दिया था, यानी बिरजू महाराज को तालीम जो था बाबूजी ने ही दिया था। बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देने शुरू की। बिरजू महाराज नृत्य की शिक्षा रसीम जी को करीब 56 के आसपास जब उन्हें सीखने वाले की खोज थी देनी शुरू की। उस समय महाराज जी को सही पात्र की खोज थी, यानी 56 बरस के जब हो गया था तब ये क्या किया, रसीम जी को देने शुरू किया। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। जब बिरजू महाराज जी के बाबूजी की मृत्यु हो गई, उनके लिए बहुत दुखदायी समय व्यतीत हुआ। घर में इतना भी पैसा नहीं था कि वह दसवां किए जा सके। उन्होंने 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए। उन्होंने 2 प्रोग्राम से 500 रुपये इकट्ठे किए, तब 10वां और 13 की गई। ऐसी हालत में नाचना और पैसा इकट्ठा करना महाराज जी के जीवन में दुखद समय था। कोई भी लड़का अगर उसके पिताजी का डेथ हो जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ा पहाड़ हो जाता है। अब बताओ, इस बिरजू महाराज के पिताजी मर गए तो इसको पैसा नहीं था कि इसके पापा के 13वीं जो होता है हिंदू समाज में 13वीं होता है, 10वीं होता है, भोज करना होता है, इसके लिए पैसा नहीं था। उस स्थिति में आग लिया हुआ उस स्थिति में ये नाच करता था और 500 रुपये इकट्ठा करके तब ये 13वीं 10वीं का जो श्राद्ध उराद होता है वो किया। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध में प्रकाश डालिए। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज बचपन में नाचा करते थे। आगे भारतीय कला केंद्र में उनका सानिध्य मिला। शंभू महाराज के साथ सहायक रहकर कला के क्षेत्र में विकास किया। शंभू महाराज उनके चाचा थे। बचपन से महाराज को उनका मार्गदर्शन मिला, यानी इसके चाचा इनके पापा दोनों नर्तक थे, दोनों इसको बढ़िया से ट्रेन किए थे। कलकत्ते के दर्शक की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। कलकत्ते के एक कॉन्फ्रेंस में महाराज जी नाचे। उस नाच की कलकत्ते में श्रोताओं दर्शकों ने प्रशंसा की, तमाम अखबारों में छा गए। वहाँ से इनके जीवन में एक मोड़ आया। उस समय से निरंतर आगे बढ़ते गया। मीडिया वाला चाहेगा तो 1 मिनट में तुमको चमका देगा, 1 मिनट में धंसा देगा। मीडिया वाला अपना बापों को नहीं होता है, पैसा के चलते TRP के चलते कुछ भी कर सकता है। देखो बिरजू महाराज के एक बारी में चमका दिया, पूरा पेपर वाला छाप दिया, ले चमक गया, उसके बाद ही खुश। उसी तरह से एक बार रोनाल्डो जो था पेप्सी का हटा दिया, वीडियो दिखा दिया, बस कोको कोला कर लेकर डूब गया है एक बार में। संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। संगीत भारती में प्रारंभ में 250 रुपये मिलते थे। उस समय दरियागंज में रहते थे। वहाँ से प्रत्येक दिन 5 या 9 नंबर का बस पकड़ के संगीत भारती पहुँचते थे। संगीत भारती में इन्हें प्रदर्शन का अवसर कम मिलता था। अंततः दुखी होकर नौकरी छोड़ दी। बिरजू महाराज कौन से वाद्य बजाते थे। सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, तबला और सरोदी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो सितार होता है, गिटार होता है, हारमोनियम होता है, बांसुरी होता है, तबला होता है, सब होता है। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। उस समय विवाह करना महाराज अपनी गलती मानते हैं, सोचते हैं कि हम इस समय अगर शादी नहीं करते तो कुछ और हम एक्स्ट्रा बनते हैं। लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद माँ ने उन्हें घबरा कर जल्दी में शादी कर दी। ठीक है, शादी को नुकसानदेह मानते हैं, विवाह की वजह से नौकरी करते रहे। ठीक है, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो लड़के कम उम्र में शादी कर लेते हैं उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कमाता उमाता नहीं रहता है तो प्रॉब्लम होना है। और गांव के आदमी सब और कहता है, और गांव के मम्मी सब कहती है कि बुबा पहले कमेबे तब शादी करबो, लेकिन बचवा सब कह ना पहले हम शादी करबे तब कमाएंगे, यहाँ अलग प्रॉब्लम होता रहता है। बिरजू महाराज की अपनी सरगीतों के बारे में क्या रहा है। बिरजू महाराज अपने शिष्य रश्मि वाजपेयी को भी अपना सरगीत बताते थे, मतलब जो भी अपना दुख सुख था उसको बताते थे। वे उन्हें शाश्वती कहते थे, यानी उसको शाश्वती कहती थी। इसके साथ ही बैरोनिक फिलिप, मैकलिनटॉक, तीरथ प्रताप, प्रदीप, दुर्गा इत्यादि को प्रमुख सारगीत बताए। सारगीत मतलब इस तरह के आदमी, जितना आदमी था सबको बताते थे डांस के बारे में। वे लोग तरक्की कर रहे हैं, प्रगतिशील बने हुए हैं, इसकी भी चर्चा किए हैं। व्याख्या करना है कि 500 रुपये देकर मैंने घंटा बदवाया है। तो इसके बारे में थोड़ा जो है इसमें हम PDF में दे दिए हैं, तुम लोग खुद से जो है देख लेना, ठीक है ना। ये सब ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कहानी समझ में आ गया तो व्याख्या करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ है तो हम सब दे दिए। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। जब वे नाचते थे और अम्मा देखती थी तब वे अम्मा को से अपनी कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे। उसने बाबूजी से तुलना करके इसमें निखार लाने का काम किया। ठीक है,
पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज का क्या फर्क है? पुराने नर्तक कला प्रदर्शन करते थे, कला प्रदर्शन शौक था, साधन के अभाव में भी उत्साह होता था, कम जगह में गलीचे पर गड्ढा खाचा इत्यादि होने के बावजूद बेपरवाह होकर के कला प्रदर्शन करता था। लेकिन आज के कलाकार मंच की छोटी छोटी गलतियां को ढूंढते हैं, चर्चा का विषय बनाते हैं। उस समय ना एयर कंडीशन होता था, ना ही बहुत अधिक अन्य सुविधाएं होती थी, उसके बावजूद उत्साह था। लेकिन आज सुविधा की पूर्णता होते हुए भी मीन मेक निकालने की परिपाटी विकसित हुई है। और आजकल के गाना देखता है कि टोन कहीं जा रहा है, हिंदी गाना कहीं भाग रहा है, डांस कहीं जा रहा है, कुछ एगो ढिंचक पूजा है होकर तो पता नहीं चलता है गाना कहाँ है कि गाना गा रहा है कि किताब की रीडिंग कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम बता दिए हैं। ठीक है, इस पूरे कहानी को बता दिए। इसका PDF लेने के लिए व्हाट्सएप पर आपको कमेंट करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर है 8873210713। इस पर मैसेज करेंगे तो इसका PDF मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।